हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पिछले लेक्चर तक हम लोग केसीएल के ऊपर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म कर चुके हैं। इस लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। अब देखिए क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि सर केसीएल के ऊपर क्या ही न्यूमेरिकल करवा रहे हो आप, इतना आसान तो होता है। बट मैं आपको बताऊं, केसीएल के बेसिस पर बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल बन सकते हैं। और मैं आपको जब ये लेवल बढ़ाते जाऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराते जाऊंगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा, तब आपको रियलाइजेशन होगा कि केसीएल से किस तरीके से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। और एग्जामिनेशन में अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो हमारे लिए हेडेक भी बन सकता है, अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी ना हो तो हम लोग केसीएल के ऊपर बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक सीखेंगे। और प्लस जो केसीएल है, अगर आने वाले जितने भी दूसरे सब कॉन्सेप्ट होंगे, लाइक हमारा टू पोर्ट हो, ट्रांजिट हो, जो भी नेटवर्क थ्योरी में आगे की चीजें पढ़ेंगे हम लोग, तो वहां पर मिक्सिंग जब क्वेश्चन आएगा तो केसीएल का बहुत बड़ा रोल रहेगा। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे सिखाते जाऊं वैसे वैसे आपको करना है। देखिए, नेटवर्क सीखने का तरीका क्या है, जैसे ही क्वेश्चन देखा आपने, वीडियो को पॉज करना और पहले खुद से ट्राई करना। ठीक है, पहले क्या करेंगे, खुद से ट्राई करना। मैं मानता हूं शुरू में आपका पेन उठेगा नहीं, कहां से क्या करें क्या नहीं करें, थोड़ा सा गलत भी आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोसीजर को फॉलो करना, आप राइट डायरेक्शन को फॉलो करिएगा। एक बार में क्वेश्चन नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, तीसरी बार में नहीं होगा, चौथी बार में होने लगेगा। पहले क्वेश्चन पहले ट्राई में आप हो सकता है 2 स्टेप तक जाए, फिर 4 स्टेप तक जाए, फिर फाइनल तक जाए। तो आंसर लाना हमारा मोटिव नहीं है, राइट डायरेक्शन पर अप्रोच करना क्वेश्चन को, ये पहला मोटिव होना चाहिए हमारा। क्या करेंगे नेटवर्क सीखने के लिए कि राइट डायरेक्शन अप्रोच जो है वो हमारा राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। आंसर एक क्वेश्चन में नहीं आएगा, 2 में नहीं होगा, 10 में नहीं आएगा, 11वें क्वेश्चन में आंसर आने लगेगा। बट अप्रोच क्या होना चाहिए, बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को क्रैक कर दे, बहुत जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन को और जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। फाइंड I1 I2 एंड I3। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और पहले देखिए I1 I2 I3 है कहां। I1 I2 एंड I3 ये 3 करंट है और हमें अभी केसीएल यूज करना है ना, क्योंकि ऑब्वियसली कि केसीएल पढ़ा है तो केसीएल ही यूज करना है। तो यहां पर आप केसीएल अलग अलग जगह पे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बोलूंगा आपको कि सपोज करिए ये वाला पॉइंट अगर नजर आए थोड़ी देर के लिए, इस ए पॉइंट पर आपने केसीएल यूज किया है ना, थोड़ी देर के लिए आप कहीं पर भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। केसीएल ऐसा लिखना है ना, केसीएल एट ए। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्टली यहीं पे इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग करके मन में कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऐसे लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन एग्जाम में रुक जाता है। क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंट पीपल की ये मिस्टेक होती है या ये कमी होती है कि वो लास्ट स्टेप की जो कैलकुलेशन वो मन में कर लेते हैं और वहीं पर कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो आपको ये मन वाली कैलकुलेशन नहीं करना है। 2 मिनट लिख के देख लीजिएगा, गेट एग्जामिनेशन में प्रॉपरली टाइम रहता है, आपको सफिशिएंट टाइम रहेगा, 3 घंटे में 65 क्वेश्चन रहेगा, तो आपको बहुत आराम से करना है। तो चलिए केसीएल ए पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनकमिंग और आउटगोइंग देखना है। तो इनकमिंग क्या क्या है, 7 इनकमिंग है। ठीक है, 7 एम्पेयर क्या आपका इनकमिंग है, 3 एम्पेयर भी क्या है इनकमिंग है, इक्वल टू आउटगोइंग कितना है आपका I1 प्लस I2 आउटगोइंग है, I1 प्लस I2 आउटगोइंग है। 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, ये काउंट भी कर लेना, नहीं तो एक कैलकुलेशन मिसिंग हो जाए। अब देखिए यहां पर एक इक्वेशन है, 2 अननोन है, I1 और I2 दोनों ही नहीं पता, तो इस इक्वेशन से हम लोग आंसर नहीं ला पाएंगे। फिर हम क्या करें, चलो किसी और जगह पे देखते हैं। थोड़ी देर के लिए हमने यहां किया, बी पॉइंट बनाया और केसीएल एट बी लिखा। क्या लिखा हमने, केसीएल एट बी। तो यहां पर इस नोट पर हम देखेंगे इनकमिंग और आउटगोइंग। तो इनकमिंग क्या क्या हो रहा है इस नोट पे, देखो इनकमिंग I2 इनकमिंग आ रहा है। ठीक है, I2 और आउटगोइंग बाकी और इनकमिंग है क्या, नहीं, सिर्फ नोड की तरफ आने वाला करंट सिर्फ इनकमिंग क्या है I2 है, बाकी दोनों करंट क्या है आपके आउटगोइंग है। तो बाकी दोनों आउटगोइंग है तो कितना लिख देंगे हम लोग, 4 प्लस 3, तो कितना हो गया I2 इक्वल टू 7 एम्पेयर, है ना। मेरी ओल्ड नेटवर्क वाली सीरीज देखोगे ना, तो उसमें ये मैं डायगोनल ब्रांच बनाना भूल गया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक ब्रांच में 2 करंट कैसे फ्लो हो रहे, है ना। बट बहुत सारे लोगों ने कॉमन सेंस लगा लिया था, मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट डाल दिया था कि डायगोनल ब्रांच यहाँ पे बना लेना। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपका जो आंसर आया वो कितना आया, I2 7 एम्पेयर है। अब अगर I2 7 एम्पेयर हो गया है तो यहां पर 7 एम्पेयर डालो, तो ये 10 इक्वल टू I1 प्लस I2 कितना है 7, तो I1 इधर चले जाएगा तो I1 कितना हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये आपका I1 आ गया, ये आपका I2 आ गया। ठीक है, I1 और I2 करंट दोनों ही कैलकुलेट हो गए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने यहां पर नोड नहीं लगा के कहीं और दूसरी जगह भी नोड लगाए होंगे, तो आंसर में कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। ठीक है, नेटवर्क की ये ब्यूटी है कि आप कोई से भी मेथड से सॉल्व करो,
अगर आपका अप्रोच सही है, सब कुछ सही है, तो आंसर सेम आएगा। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आप कोई भी मेथड से सॉल्व करोगे, आपका आंसर सेम आना चाहिए अगर क्वेश्चन सही डिजाइन किया है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़े तो अब I3 निकालने के लिए I1 और I2 आ चुका है। I3 निकालने के लिए यहां पर भी नोड लिख सकते हैं आप, चाहे तो यहां पर भी नोड लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी नोड लिख सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये I3 का डायरेक्शन इस तरीके से बनाया है, तो ये I3 इस तरीके से जा रहा होगा। बिल्कुल जा रहा होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ये एरो डायरेक्शन से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको जो क्वेश्चन में पूछा I1 I2 I3, तो I3 को ही पकड़ना है और उसकी डायरेक्शन अपने मन मुताबिक चेंज मत कर देना। आपको I3 पूछा, I3 का डायरेक्शन ये कुछ इस तरीके से इधर जा रहा है, तो इधर ही ऐसे ही आ रहा होगा, ऐसे ही आ रहा होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ABC C पॉइंट पे KCL लिख दें। अगर C पॉइंट पे KCL लिख दें तो कितना हो जाएगा, KCL एट C। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, इनकमिंग कितना है, इनकमिंग कुछ भी नहीं है, इनकमिंग क्या है, 0 है। आउटगोइंग कितना है, आउटगोइंग है I3 प्लस 7 प्लस 5, तो 7 4 11 और एक 12, तो I3 हो जाएगा उस साइड में जाके -12 एम्पेयर, -12 एम्पेयर। अब इस माइनस को आप प्लस नहीं करेंगे अपने मर्जी से, इस माइनस को माइनस ही रहने देना है। क्यों, क्योंकि यहां पर एरो का डायरेक्शन पहले से मेंशन था। एरो का डायरेक्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग I3 का जो एरो है वो पहले से गिवन था, और हमें पूछा था इस डायरेक्शन के साथ, इस एरो डायरेक्शन के साथ I3 का क्या वैल्यू होगा, तो हम क्या बोलेंगे, -12 एम्पेयर बोलेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि अपनी मर्जी से हम क्या कर दें, एरो चेंज कर दें। अच्छा, कोई मुझसे ये पूछे कि यहां पर इस I का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में तो नहीं पूछा। अगर मैं बोलूं कि ये I का वैल्यू बताइए, इस I का अगर कोई वैल्यू पूछे मुझसे, तो मैं क्या बोलूंगा कि जो करंट सोर्स का I है वो क्या हो रहा है, वो और आपका जो I3 है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। देखिए I3 और ये एरो दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब -I3 के बराबर है। और ये कितना है, I3 कितना है, खुद -12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका मतलब है कि 12 एम्पेयर क्या हो जाएगा आपका इस I की वैल्यू, अगर पूछा जाए तो। बट अभी हमसे I3 पूछिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मिस्टेक कहाँ होती है कि इस I3 की जगह भी ये I पुट करके KCL लगा के आंसर निकाल देते हैं और +12 करके आंसर लगा देते हैं, जो कि गलत है। आपको I3 का एरो है तो उसी एरो के हिसाब से आपको आंसर लेके आना है। इस I का कोई रोल नहीं है, ये तो हमने I एक्सटेंडेड निकाल दिया, क्वेश्चन को आगे बढ़ा के निकाल दिया। ठीक है, मजा आया क्वेश्चन में। तो ये पहला क्वेश्चन था, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेगा। आप में से बहुत सारे लोग यहां पर भी आप लगा के देख लोगे तो आंसर आपके लगभग सेम ही आएंगे। ठीक है, चाहो तो आप लगा के देख लो। सपोज करो ABC हो गया D, तो D पे KCL लगा दे तो इनकमिंग कितना है हमारा, I3 + 4, और ये क्या है, अच्छा ये भी इनकमिंग है, I3 + 4 + 5 + I1, मतलब सारे एरो इसी तरफ आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 = 0। तो कितना हो जाएगा ये हमारा, कोई भी ले लो, I1 की कैलकुलेशन आपके पास है 3, तो ये हो जाएगा I3 = 5 और 4 9 + 3 = 0। तो I3 कितना हो गया, -12 एम्पेयर हो गया। यहां से भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आपको करना कुछ भी नहीं है, एक नोट को पकड़ना है, उस नोट पे खड़े हो जाइए और इनकमिंग = आउटगोइंग लिखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, सर रेजिस्टेंसेस की वैल्यू का क्या होगा। अभी करंट डायरेक्शन गिवन है तो आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू, उसका कोई मतलब नहीं। इस वजह से क्वेश्चन में मैंने भी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू मेंशन नहीं करी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी देखिए धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया होगा, तो बहुत सारे लोगों का सही भी आया होगा और कुछ लोगों का हो सकता है क्वेश्चन गलत भी हुआ, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन दर क्वेश्चन अपनी मिस्टेक्स को सुधारते रहना है और यही कारवा आपको बढ़ते जाएगा। जितनी बार आप कॉपी को काटेंगे, अपनी नेटवर्क थ्योरी की जो कॉपी आप बनाओगे उसमें जितनी ज्यादा कटपीट होगी, इसका मतलब आप नेटवर्क ज्यादा से ज्यादा सीखना चालू कर चुके हैं, है ना। तो जितना गंदी हो कॉपी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट, देखो मैं ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूं, जैसे ही मैं क्वेश्चन देता हूं तो स्टूडेंट क्या करते हैं, डरते हैं अपनी फेयर कॉपी को रफ करने के लिए, और वो पेंसिल से कैलकुलेशन कर देते हैं। और फिर जब मैं प्रॉपर कैलकुलेशन बताता तो पेंसिल वाली जो उन्होंने ट्राई करते हैं ना, आपने खुद से जो ट्राई करते हो पेंसिल से ट्राई करते हैं, और जब टीचर सॉल्यूशन बताते तो वो पेंसिल लिख लेते हैं, फिर वो पेंसिल वाले को रफ कर देते हैं। बट होता क्या है कि जब आप रिवीजन करते हो तो आपने जिस तरीके से ट्राई किया था वो तो आपने मिटा दिया, अपनी गलतियों पे पर्दा डाल दिया, आपने अपनी गलतियों पे पर्दा डाल दिया।
आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली क्या करेंगे, जैसे मैं बोलूँ ना स्क्रीन पॉज करके आपको लिखना, ये छोटी छोटी चीजें आपको नेटवर्क के लिए बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मैं बोलूँ कि स्क्रीन को पॉज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप करिए, क्वेश्चन अच्छे से लिखिए, ठीक है। और क्वेश्चन काहे से लिखेंगे आप, ब्लैक पेन से लिखेंगे, है ना क्वेश्चन। नहीं तो क्या होता है सॉल्यूशन करने के बाद पता नहीं चलता क्वेश्चन में गिवन क्या था और हमने सॉल्यूशन में एरो कौन सा लगाया है। तो क्वेश्चन को आप ब्लैक पेन से लिखेंगे बढ़िया से, ठीक है। और सॉल्यूशन जो होगा वो ब्लू से करेंगे। तो हो सकता है क्वेश्चन के अंदर भी अगर हम लोग कुछ करेंगे तो ब्लू कलर से अलग ही रहेगा कि हाँ ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है, नहीं तो पता चले सेम कलर से एरो बना दिया तो बाद में जब रिवाइज करेंगे पता ही नहीं चलेगा क्वेश्चन में गिवन क्या था और सॉल्यूशन किस कलर से किया है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। तो आपको क्वेश्चन प्रॉपरली लिखना है ब्लैक पेन से। उसके बाद साथ में खुद का सॉल्यूशन, जब मैं बोलूंगा आप खुद ट्राई करिए तो अपना ट्राई करते रहना, ठीक है वहां तक ट्राई किया। उसके बाद फिर हमने देखा कि सर की मेथड, कि हाँ सर ने कैसे सॉल्व करवाया। चलो अपना अगर प्रोसीजर सर से मैच करता है तो वापस सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अपना प्रोसीजर हो सकता है अपन ने किसी और से किया और सर ने कुछ और से करा रहे, मतलब मैं सर मतलब कोई भी फैकल्टी, ठीक है। तो मेरी मेथड या कोई भी फैकल्टी का मेथड आप डायरेक्टली लिखिए कि सर मेथड या फैकल्टी का मेथड, और उस मेथड को वापस से उस पर नोट डाउन कर लीजिए। तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो अच्छा मान लीजिए आपने गलत कर दिया तो उसको गलत को भी आप अच्छे से काटेंगे, ऐसे बिल्कुल पूरा नहीं नोच नहीं कर रही है ना, नोच मत करना उसको, बहुत ज्यादा ऐसा खट 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 ऐसा नहीं करना है अपने को बिल्कुल प्यार से कटिंग करना है ना। किस तरीके से प्यार से कटिंग करना है, ये इस तरीके से प्यार से कटिंग करना है, ताकि अपनी मिस्टेक्स को जब अपन रिवाइज करें तो पता चले हाँ हमने इस क्वेश्चन को करने में यहाँ पे गलती करी थी, जो कि हमें नहीं करना। और फैकल्टी का मेथड भी आपको लिखना है। तो ये रहा ज्ञान प्रॉपरली कि किस तरीके से नेटवर्क के क्वेश्चन को प्रोसेस करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड I1 एंड I2। तो कहां गिवन है, I1 यहां पे और I2 यहां पे, और यहां पे सोर्सेस भी लगे, करंट सोर्स, दो करंट सोर्सेस लगे हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत स्टूडेंट गलत तरीके से सॉल्व करते हैं। मैं आपको तरीका बताता हूं। पहली चीज कि यहां पर सपोज करो ये I1 करंट है, ये एरो ऐसा बताएं तो ये I1 कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, इस तरीके से जा रहा होगा, इस तरीके से लूप में घुमा दिया मैंने और कुछ नहीं किया। तो मुझे पता चला कि ये एरो का डायरेक्शन और ये हमारे I1 का डायरेक्शन सेम है, और किसी लूप में अगर एक करंट सोर्स है तो उस लूप में वही करंट आपका फ्लो करेगा। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि I1 जो है हमारा, I1 क्या हो जाएगा, 6 एम्पेयर हो जाएगा। I1 क्या हो जाएगा, 6 एम्पेयर हो जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहां इस पॉइंट पे KCL लगाने लग जाते हैं, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, है ना, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग लगाने लग जाते हैं। बट माय डियर आपको पता है कि यहां से 6 एम्पेयर आ रहा है थोड़ी देर के लिए, और इधर ये I1 करंट है, ये भी हमारा 6 एम्पेयर ही है, ये भी हमारा 6 एम्पेयर है। इसका मतलब ये करंट जंप करके डायरेक्टली यहीं पे जा रहा है, मतलब ये 6 एम्पेयर करंट हमारा इसी में फ्लो कर रहा है। सिमिलरली अगर 6 उधर नहीं जा रहा है तो 5 इधर भी नहीं आएगा, तो 5 भी कहां घूमता रहेगा, इस साइड भी घूमता रहेगा। देखिए ये I2 करंट है ना, I2, तो ये I2 का एरो इस तरीके से I2 का एरो बना रहा हूं। तो I2 का एरो और ये जो 5 एम्पेयर का एरो है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अपोजिट है तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 एम्पेयर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इसका मतलब है कि देखिए यहां पर आप KCL लगाने का ट्राई करेंगे भी तो आपको पता चलेगा कि I1 6 एम्पेयर और ये भी 6 एम्पेयर है। इसका मतलब ये आपका कहां जाएगा, ये 5 मतलब ये 6 एम्पेयर इसमें ही फ्लो कर रहा है, तो ये 5 एम्पेयर भी इसी में फ्लो करेगा। और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताऊं ना मैं आपको, तो ये 6 एम्पेयर उधर एंटर कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास वापस रिटर्न पाथ नहीं है वापस, क्योंकि करंट जितना करंट जाएगा उतना करंट वापस आएगा। यही तो KCL है, जितना गया है उतना वापस आना चाहिए। तो इस पॉइंट पे खड़े होकर हम बोले कि अगर यहां पर 6 गया है तो वापस 6 लौटना चाहिए, तो ये वापस लौटने के लिए हमारे पास रिटर्न पाथ नहीं है। इस वजह से मैंने इस तरीके से भी बताया, एरो से भी बताया, 2-3 तरीके से बताया कि ये 6 एम्पेयर करंट इसी में फ्लो करेगा, ये इसी में फ्लो करेगा। मतलब इस तरह का अरेंजमेंट जब भी आए तो आपको ध्यान रखना है कि अपने अपने लूप का करंट अपने अपने ही फ्लो करेगा, क्योंकि रिटर्न पाथ की फैसिलिटी नहीं है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना इन दोनों का, क्योंकि I1 का डायरेक्शन तो इस करंट सोर्स के सेम डायरेक्शन में था, इसलिए 6 एम्पेयर पॉजिटिव का, और ये करंट और ये करंट सोर्स का डायरेक्शन दोनों का अपोजिट है, इस वजह से -5 एम्पेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूज KCL टू ऑब्टेन I1, I2 एंड I3। अब यहां पर आपको एक सर्किट गिवन है और यहां पर कोई रेजिस्टेंसेस वगैरह मेंशन नहीं है, तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है कि यूज KCL कि अरे अलग अलग ब्रांचेस में हर एक ब्रांच बना दी, उसका रेजिस्टेंस वगैरह मेंशन नहीं किया, कुछ भी होगा XYZ, हमें क्या मतलब,
ठीक है, कुछ भी मेंशन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेस मेंशन करिए और करंट के कुछ एरो मेंशन करे हैं। कुछ की वैल्यू, कुछ ब्रांचेस में करंट की वैल्यू गिवन है और कुछ में अननोन है, और हमें केसीएल का यूज करके जो अननोन करंट है वो निकालना है। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा, क्वेश्चन को देखो अच्छे से, क्वेश्चन को अच्छे से देख लिया। कहां पर हम केसीएल लगा सकते हैं? तो मुझे पॉइंट अगर यहां देखो, देखो 2-3 जगह दिखाई दे रही है। अगर मैं यहां देखूंगा तो ये तीनों ब्रांचेस क्या है? अननोन है, तो यहां से मेरा सॉल्यूशन नहीं आएगा, यहां से मेरा सॉल्यूशन नहीं आ सकता। फिर मैं कहां लगा सकता हूं? फिर मैं चाहूं तो यहां पर भी लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है 12 एम्पेयर आ रहा है, 12 एम्पेयर, तो ये इधर से ट्रेवल करते हुए ऐसे ही आ रहा होगा 12 एम्पेयर। तो इसका मतलब है अगर मैं इस ए नोड मान लूं इसको और यहां पर केसीएल लगा दूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं केसीएल एट ए, केसीएल एट ए। तो इनकमिंग कितना है? इनकमिंग है नोड के ऊपर एक तो I3 इनकमिंग है प्लस 12 भी इनकमिंग है, और आउटगोइंग कितना हो रहा है? इस नोड से दूर कौन जा रहा है? 9 एम्पेयर। तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 उधर चले जाएगा तो -3 एम्पेयर, -3 एम्पेयर। ठीक है, -3 एम्पेयर, ये हो गया I3 की वैल्यू। अब मैं कहां लगा सकता हूं? अब मैं चाहूं तो यहां पर बी पे लगा सकता हूं, केसीएल यहां बी पे भी लगा सकता हूं चाहूं तो यहां पर केसीएल एट बी लगाऊंगा अगर मैं, है ना, केसीएल एट बी, केसीएल एट बी, तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से इनकमिंग कितना है? इनकमिंग है 9, है ना, और आउटगोइंग कितना है? 8 प्लस I2, 8 प्लस I2, तो ये 8 इधर चले जाएगा तो I2 कितना हो जाएगा? 1 एम्पेयर हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे कि सर क्या हमें बच्चों जैसा नेटवर्क सिखा रहे हो, हम तो डायरेक्टली यहाँ बी पे खड़े होते हैं और मन में कैलकुलेशन कर लेंगे, इनकमिंग 9, आउटगोइंग I2 प्लस 8, इधर उधर मन में कैलकुलेशन करेंगे 1 एम्पेयर आ जाएगा, है ना, कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये आप क्यों 2 स्टेप वेस्ट कर रहे हैं, हम तो डायरेक्टली यहीं पे कर देंगे सॉल्व। बट बच्चों होता क्या है कि एग्जामिनेशन जब गेट के एग्जाम में आप बैठते हैं ना और स्क्रीन खुलती है तो दिमाग के ऊपर प्रेशर बहुत रहता है। ये जो मन वाली कैलकुलेशन है ना, इसमें प्रेशर जब मिक्स हो जाएगा, जब प्रेशर मिक्स हो जाएगा ना, तो ये 1 की जगह -1 कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और पीएसयू से IIT, IIT से NIT और NIT से लोकल कॉलेज पे कब पहुंच जाओगे पता भी नहीं चलेगा, हवा भी नहीं लगेगी। इसीलिए आपको एक स्टेप अगर लिखनी पड़ रही है तो बिल्कुल लिखिए, दिमाग को ज्यादा गर्म मत करिए, क्योंकि जब भी मन में कैलकुलेशन कर रहे हैं इसका मतलब दिमाग का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है, उसको अपने को रोकना है। जब चीजें लिख सकते हैं हम बहुत रैशनल, क्योंकि दिमाग को थोड़ा सा रैशनलाइज रखिए, उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी चैलेंज मत दीजिए, क्योंकि आपके पास एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे। तो छोटी छोटी चीजों को मन में कैलकुलेशन नहीं करिए, 2 मिनट लिख के देख लीजिए ताकि गलती के चांसेस कम से कम होंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो क्या होगा, जब 50-60 मार्क्स के अराउंड आते हैं और 2-4 क्वेश्चन की वजह से आपका रैंक मिस हो जाता है, अच्छा रैंक, एक डिजर्विंग कैंडिडेट का रैंक नहीं आ पाता, तो हमें भी बुरा लगता है, आपको तो लगता ही लगता है। ठीक है, तो प्लीज ये मन की कैलकुलेशन से बचना, और ज्यादातर जो इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ज्यादा ये मिस्टेक करते हैं। एवरेज बच्चा तो सोचा है कि चलो सर ने बोला है तो हम कर ही लेते हैं, है ना। इसीलिए गेट में इस चीज का काफी ध्यान रखो कि सिली मिस्टेक बहुत होती है। तो चलो हम लोगों ने क्या करा, लिख के जरूर देखना है ना, एटलीस्ट शुरुआत में जब सीख रहे हो नेटवर्क तब तो लिखना ही लिखना है आपको। चलो नेक्स्ट है, तो आ गया हमारा I2। अब कहां पे, यहां पे चलते हैं, यहां पे लगा दीजिए A B C लगा दो। कुछ स्टूडेंट ने शुरुआत में इस नोट से भी कर दी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप कर सकते हैं, आंसर आना चाहिए। KCL एट C पॉइंट, तो इनकमिंग कितना है, इनकमिंग है 8, आउटगोइंग कितना है 12 प्लस I1, है ना, ये I1 क्या है हमारा, आउटगोइंग है। तो इनकमिंग है हमारा 8 एम्पेयर और आउटगोइंग है 12 और I, तो I कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा -4 एम्पेयर, -4 एम्पेयर। तो दीज आर दी आंसर्स, I1 -4, I2 1 एम्पेयर, I3 -3 एम्पेयर। ठीक है, मजा आया केसीएल में। तो केसीएल में गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा कहाँ कहाँ गलती होगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट एक बार में सही नहीं करेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है, गलतियां होगी। शुरुआत में हमें भी हवा नहीं लगती जब हम स्टूडेंट थे कि क्या करें, शुरुआत कहाँ से हो, पेन की स्टार्टिंग नहीं होती थी, बस एक बार स्टार्टिंग मिल जाए यही बोलते रहते थे हम अपने आप से। तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज आपके साथ भी होगी, और ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपकी लर्निंग हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।